अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो आज मियांवाली में पावर शो करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे, जबकि जलसागाह में 70,000 कुर्सियां लगाने का दावा किया जा रहा है। मियांवाली जलसे में शिरकत के लिए साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी मियांवाली पहुंच चुके हैं और जलसे का वक्त शाम 6 बजे मुकर्रर किया गया है। इमरान खान चंद माह कबल भी इसी मकाम पर जलसा आम से खिताब कर चुके हैं। जलसे की तैयारियां अब कहां तक पहुंची हैं, जानते हैं तौकीर जैदी से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। जी, मियांवाली में आज तहरीक इंसाफ अपने पावर शो का इनेकाद कर रही है। जलसा गाह में तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। 30 फुट लंबा स्टेज तैयार किया जा रहा है, जबकि जलसा 6 बजे शाम शुरू होगा, जिसमें तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन के अलावा मरकजी चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे। जी बहुत शुक्रिया तौकीर जैदी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ फौज समेत तमाम इदारों पर कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। मैंने कभी इदारों के मामलात में मुदाखलत नहीं की। सोशल मीडिया पर इमरान खान ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो चाहते थे कि इदारे मज़ीद मजबूत हों। पहले नवाज शरीफ का मसला क्या था, क्यों वो सारा वक्त उसकी आर्मी चीफ से लड़ाई रहती थी? क्योंकि वो आर्मी को कंट्रोल करना चाहता था। वो आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना चाहता था। वो क्यों बनाना चाहता था? क्योंकि उसने सारे पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल कर लिया था। सारे पाकिस्तान के जो इदारे जो उसको चेक कर सकते थे, FBR थी, नैब थी, ये सब उसके कंट्रोल में थे। अदलिया को भी वो कंट्रोल करके बैठा हुआ था। जब एक चीफ जस्टिस उसके कंट्रोल में नहीं था तो डंडों से उसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। फौज एक अदारा था जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो उसकी कोशिश होती थी अपना आर्मी चीफ बैठाने की, क्योंकि उसका डर ये होता था कि वो एक कंप्लीट पावर चाहता था। और दूसरा, वो जो चोरी कर रहा था पाकिस्तान का पैसा, मनी लॉन्डर करके बाहर भेजता था, वो फौज को पहले पता चल जाता था, क्योंकि ISI के पास सारी रिपोर्ट आ जाती थी, तो उससे वो वनरेबल फील करता था, इसलिए कंट्रोल करता था। मेरा कभी ना फौज से कोई इशू हुआ है, क्योंकि मैंने ना कभी मुदाखलत की है, ना मैंने कभी सोचा कि मैं कभी अपना आर्मी चीफ लेके आऊं। ये मेरा हमेशा फौज का कि मैं ये समझता था कि फौज के इदारे को मजबूत होना चाहिए। मैं चाहता था कि पुलिस का इदारा मजबूत हो, मैं जुडिशरी के इदारे को मजबूत चाहता। मैंने कभी जुडिशरी में कोई मुदाखलत नहीं की। अतक की तहसील फतेह जंग के मरकजी स्टेडियम में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाम 6 बजे अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है। जलसे से मरियम नवाज खिताब करेंगी। मकामी क़यादत ने आवाम से जलसे में भरपूर शिरकत की दावत दी है। जलसा मगरिब के बाद शुरू होगा और पुलिस की तरफ से जलसे की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मज़हब केस में शहबाज गिल की हिफाजती जमानत में 9 मई तक तौसी कर दी है। केस को तौहीन मज़हब के दीगर केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म दिया गया है। शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इमरान खान या मुझे कुछ हो तो जिनके नाम लिख कर दिए हैं उन लोगों को कानून के दायरे में लाया जाए। शहबाज गिल का मजीद कहना था कि मरियम नवाज कहती थी कि इस बंदे को कुचल देना चाहिए। मेरा नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाला गया। मैं एक ऑफिशियल पेपर के ऊपर 7 ऐसे लोग जो मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं और टेलीफोन पे भी मुझे धमकियां दी, वो नंबर भी लिख के दे दिया है। जिस नंबर से धमकियां आई, मरियम सफदर की स्टेटमेंट है कि इनको क्रश करना चाहिए, वो भी। और मैंने 7 लोगों के नाम लिख के अपने वकील को दे दिए हैं। अगर मुझे आने वाले दिनों में कत्ल कर दिया गया, जिसका इनका पूरा इरादा है, और इमरान खान के ऊपर भी इनका इरादा है, तो उनके चीफ ऑफ स्टाफ के तहत मुझे उनके ऊपर हमले का भी खदशा है। तो मैंने इनको नाम लिख के दिए हैं। अगर उनको कुछ भी हुआ या मुझे हुआ तो उन लोगों को कानून के दायरे के अंदर लाया जाए। इलेक्शन कमीशन में PTI के मुनहरिफ अराकीन कौमी असम्बली की नाअहली के रेफरेंसेस पर समाअत हुई। PTI के मुनहरिफ अराकीन असम्बली ने नाअहली रेफरेंसेस में तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। जवाब जमा कराने वालों में फर्रुख अल्ताफ, आसिम नसीर, नूर आलम खान, गफ्फार भुट्टो, मखदूम समीउल हसन गीलानी, मुबीन अहमद, बासित सुल्तान और दीगर शामिल हैं। वकील तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी ने दलाइल देने के लिए जवाबात पढ़ने की मोहलत मांग ली। मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई का कहना था कि कमीशन ने 14 मई तक फैसला करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी मंगल तक हर सूरत दलाइल मुकम्मल करने की ताकीद की है। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को दलाइल देने की हिदायत करते हुए समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और इनके भतीजे शेख राशिद शफी के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। शेख रशीद अपने वकला के साथ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी पहुंचे और सरदार अब्दुल रासिक एडवोकेट के जरिए दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक मुकदमे में गैर कानूनी और गैर आइनी है और एक जैसी FIRs इंतकामी कार्रवाई पर मबनी है। वाक़या मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुआ, मुकदमात यहाँ दर्ज हो रहे हैं। साम्राज्यी मरासला जो इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के खिलाफ साजिश था, उसे मौजूदा हुकूमत बेबुनियाद और जाली करार देती रही। आज खुद अपने बयानिए के खिलाफ तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान कर रही है, जबकि इमरान खान जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहा है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्विटर पैगाम लिखते हैं कि साबित हो गया कि मुदाखलत साजिश से ज्यादा खतरनाक होती है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि नून लीग की तरफ से जलसों की इब्तिदा जल्द इलेक्शन की एक कड़ी है। 2 वोटों की अक्सरियती हुकूमत 2 माह में ही सियासी तौर पर खत्म हो जाएगी। आज इमरान खान मियांवाली जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, फिर लग पता जाएगा कि सियासत आर होगी या पार। शेख रशीद का कहना था कि बेहतर यही है कि 31 मई से पहले नए आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। और अब आपको बताएं कि ईद उल फितर की तातीलात के बाद अदालतें भी खुल गई हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत भी की है। अदालत ने इश्तिहारी मुलजिम से राब्ते के इल्ज़ाम में मुअत्तल पुलिस कांस्टेबल की नौकरी पर बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। एक मरतबा फिर आपको बताएं कि ईद उल फितर की तातीलात के बाद अदालतें एक बार फिर खुल गई हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत भी की है। जी हाँ, ईद उल फितर की तातीलात खत्म हो चुकी हैं और अदालतें एक बार फिर से खुल चुकी हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत शुरू कर दी है। जबकि अदालत ने इश्तिहारी मुलजिम से राब्ते के इल्जाम में मुअत्तल पुलिस कांस्टेबल की नौकरी पर बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे शेख ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा अदालती कार्रवाइयों के हवाले से। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने लाहौर रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत की, जिसमें कि काज लिस्ट में 12 केसेस शामिल थे। इसमें एक अहम और दिलचस्प केस ये देखने में आया कि इसमें जो RPO मुल्तान है, उन्होंने कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त किया था, इस हवाले से कि उसने एक बहुत ही जो अहम मरकजी मुल्ज़िम। ईद उल फितर की तातीलात के बाद अदालतें भी खुल गई हैं और सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत शुरू की है। एक बार फिर रुख करते हैं ज़ैनुल आबदीन का। जी ज़ैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता चलूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है वो केस की समाअत की, जिसमें कि 12 अहम केस शामिल थे। कास्ट लिस्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। उसमें एक अहम केस दिलचस्प ये देखने में आया कि एक कांस्टेबल ने अपनी मुअत्तली की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर की, जिसपे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत 2 रुकनी बेंच ने तमाम दलाइल सुनने के बाद उसकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और उसकी मुअत्तली से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। उस पर RPO मुल्तान की जानिब से उस कांस्टेबल को मुअत्तल किया गया था, इस बुनियाद पे कि उसने इश्तिहारी मुलजिम से जो है वो राब्ता किया और अहम जो इत्तलाहात हैं उस तक पहुँचाई, जिस पे कि उसको मुअत्तल किया गया था। उसने अदालत से इस्तदा की थी कि नौकरी से बर्खास्त बेबुनियाद वजह से किया गया, अदालत जो है वो दोबारा नौकरी पर बहाल करने का हुक्म दे, जिस पर जो है वो दलाइल सुनने के बाद पुलिस जो IG पंजाब की जानिब से और इसके अलावा RPO मुल्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की है। ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
عدلیہ کی عزت و وقار اور آزادی معزز ججز کے کردار اور فیصلوں پر منحصر ہوتی ہے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ عوام نے عدلیہ کی آزادی اور انصاف کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جو معزز جج عدلیہ کی عزت و وقار کی خاطر پریشر لیتے ہوئے کوئی غیر آئینی فیصلہ نہیں دیتے، وہ قابل احترام ہیں۔ گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ اداروں میں موجود افراد کسی بھی وجہ سے جب کوئی غلطی، حماقت یا قانون شکنی کرتے ہیں تو پورے ادارے کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیوز کا نوٹس لے لیا ہے۔ FIA نے ویڈیوز کی تحقیقات بھی اب شروع کر دی ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں آسیہ کوثر سے۔ آسیہ، آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سوشل میڈیا نوٹس لے لیا ہے اور FIA نے ویڈیو بھی شروع کر دی ہیں پھیلانے والوں اور ویڈیوز بنانے اور پھیلانے والوں کو جو ہے وہ قید اور جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ ترجمان FIA کا کہنا تھا کہ لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ایسی ویڈیوز کو شیئر نہ کیا جائے۔ FIA نے ویڈیوز کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ آسیہ کوثر اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا شکریہ۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی ایکٹ میں مزید ترامیم کا فیصلہ کیا ہے۔ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے علیحدہ ترامیم پر غور ہوگا۔ KMC کے پاس میگا پروجیکٹس واپس آنے کا امکان ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، خاور حسین سے جانتے ہیں۔ جی خاور، بتائیے گا۔ جی بالکل، بلدیاتی انتخابات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ نے بھی مطالبات کیے تھے اور اب حال ہی میں جو متحدہ قومی موومنٹ سے معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی یہ طے پایا تھا کہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے بلدیاتی ایکٹ میں ترامیم کی جائیں گی، جس کے بعد سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی شکوں میں ترمیم کی جائے گی۔ ترمیم کا مقصد بلدیاتی نظام کو مزید بااختیار بنانا ہے۔ بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے علیحدہ ترامیم کے حوالے سے تجاویز بھی لی جائیں گی متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر جماعتوں سے، جبکہ بلدیاتی نمائندگان کو آرٹیکل 140A کے تحت مالی اور انتظامی اختیارات دیے جائیں گے، جبکہ KMC کے پاس میگا پروجیکٹ واپس آنے کا بھی امکان ہے۔ جبکہ 2013 کے بلدیاتی جو ایکٹ تھا اس کے بعد KMC سے میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ واپس لے لیے گئے تھے اور بے اختیار بنا دیا گیا تھا KMC کے میئر کو، جو میئر کراچی ہے۔ اب دوبارہ سے یہ امکان پیدا ہوا ہے کہ KMC کو دوبارہ سے بااختیار بنایا جائے گا۔ جی بہت شکریہ خاور حسین۔ پاکستان نے بھارتی نام نہاد حد بندی کمیشن کی رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ بھارتی نام نہاد کمیشن رپورٹ کا مقصد کشمیری مسلمانوں کو حق راہ دہی سے محروم کرنا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کی مسلم اکثریتی آبادی کو بے اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اٹک کی تحصیل فتح جنگ کے مرکزی اسٹیڈیم میں پاکستان مسلم لیگ نون آج بڑا پاور شو کرے گی۔ جلسے سے مریم نواز خطاب کریں گی۔ مزید جانتے ہیں حر عباس سے۔ جی حر۔ جی بالکل، میں ضلع اٹک کی تحصیل فتح جنگ کے اس گراؤنڈ میں موجود ہوں جہاں پہ مسلم لیگ نون آج اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے لوکل قائدین کے مطابق 25,000 سے زائد کرسیاں اس گراؤنڈ میں لگا دی گئی ہیں۔ 80x24 کا خوبصورت سٹیج تیار کر دیا گیا۔ مرکزی قائدین میں مریم نواز، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف اور ان کے ساتھ اور بھی قائدین آ کے اسٹیج پر خطاب کریں گے۔ جو جلسے کا ٹائم ہے وہ شام 6 بجے کا کر دیا گیا ہے۔ جو لوکل قائدین ہیں وہ اپنے ساتھ ریلیوں کی شکل میں اس جلسے میں ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہے۔ جی ڈاکٹر شہباز گل کی گاڑی کو حادثے کے معاملے میں پولیس نے دوسری گاڑی کے مالک طاہر نصیر کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق گاڑی کا مالک کاموکی کے نواحی قصبے کھوڑی کا رہائشی ہے۔ مالک کے مطابق گاڑی وجاہت کو کرائے پر دی جو اسلام آباد جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے کی شکار گاڑی اور ڈرائیور وجاہت تھانہ مرید کے میں موجود ہیں۔ پولیس کے مطابق جائے حادثہ کے شواہد کی تفتیش کے مطابق یہ کار حادثہ عام ہے۔ حادثہ کا ڈرائیور اور وجاہت کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ ڈرائیور وجاہت کو مزید تفتیش کے لیے حافظ آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور لیاری باکڑ ہوٹل گلی نمبر 2 پلاٹ نمبر 20 پر 7 منزلہ عمارت بنانے کا معاملہ بھی سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ عدالت نے غیر قانونی تعمیرات میں معاونت کرنے والے افسران کی فہرست طلب کر لی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے نذیر میمن سے۔ نذیر، اس خبر کی تفصیل سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لیاری جو ہے باکر ہوٹل گلی نمبر 2 پلاٹ نمبر 20 پر 7 منزلہ عمارت بنانے کے معاملے پر جو ہے آج جو ہے سندھ ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کر دیا ہے، جبکہ عدالت نے DG جو SPCA سے
रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने कहा है कि बताया जाए आपने जो है अपने जो कितने अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात में मामलत करने वाले जो अफसरान हैं उनकी जो फहरिस्त है वो भी तलब कर ली है, जबकि अदालत ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा है कि DGSBCA को जो हम अभी बुला लेते हैं उस पर अदालत ने कहा है कि लोगों को पता नहीं कि 50-50 लाख के जो पोर्शन खरीद लेते हैं, जिस पर जस्टिस सैयद हसन अब्दुल रिजवी ने रिमार्क देते हुए कहा कि बेशतर जो पोर्शन है वो तो गैर कानूनी है, जबकि जो है जिस पर जो दरख्वास्त गुजार है हाजिर। बहुत शुक्रिया नजीर मेमन अपडेट करने के लिए। डॉलर एक बार फिर 86 रुपए से तजावुज कर गया। फॉरेक्स डीलर के मुताबिक डॉलर 41 पैसे के इजाफे से 186 पर ट्रेड हो रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं असगर अजीम से जानते हैं। जी असगर। देखिए बिल्कुल, जब छुट्टियों से कबल जब कारोबार खत्म हुआ, जब आखिरी वर्किंग डे था, तो उस वक्त डॉलर इंटरबैंक में 185 रुपए 69 पैसे की सतह पर था। लेकिन जब आज कारोबार का आगाज हुआ छुट्टियों के बाद, तो डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन जो हमारे पास रिपोर्टर्स के मुताबिक इंटरबैंक में 70 पैसे से ज्यादा डॉलर जो है वो महंगा हो चुका है और 186 रुपए 40 पैसे से जायद पर ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है, जबकि कारोबार अभी जारी है। इम्कान यही है कि ये इसी पर रुकेगा और जहाँ इससे कुछ चंद पैसों की जो कमी हो सकती है, क्योंकि जो मार्केट की सूरत हाल है और जो इस करंट सिचुएशन है इकोनॉमिक की, उसके लिहाज से जो है डॉलर पर बड़ा असर आया है और डॉलर जो है वो उसके कदर में जो इजाफा हो रहा है। जी, डॉलर एक बार फिर 186 रुपए से तजावुज कर गया है। असगर अजीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म होने के बाद शहरियों की अपने आबाई इलाकों से वापसी का सिलसिला जारी है। मजीद बता रही हैं आसिया कौसर। जी आसिया। जी बिल्कुल, ईद खत्म हो चुकी है और ईद के बाद अब मुसाफिरों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। दीगर शहरों से जो इस्लामाबाद में शहरी आए थे वो अपने अपने घरों को लौट रहे हैं और वहीं पर जो इस्लामाबाद के बासी दीगर शहरों में ईद की खुशियां मनाने गए थे, अब उनकी वापसी का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि ईद अब खत्म हो चुकी है और ईद के बाद वर्किंग डे जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और उम्मीद ये की जा रही है कि मुसाफिरों की और इस्लामाबाद के बासियों की जो दीगर शहरों में अपनी ईद की खुशियाँ मनाने गई थी, उनकी आमद का ये सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा, क्योंकि सोमवार से बाकायदा तौर पर जो है वो वर्किंग डे स्टार्ट हो जाएगा। जो वज़ारत दाखिला की जानिब से ईद की छुट्टियां दी गई थी वो गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हो चुकी हैं और आज से सरकारी और निजी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन तमाम सेक्टर्स में जो है वो छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और वर्किंग डे स्टार्ट हो चुका है। इसलिए मुसाफिरों की आमद का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में हमें यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं जो दीगर शहरों से वापस इस्लामाबाद की तरफ जो है वो रवा दवा है और इस्लामाबाद पहुँचने का सिलसिला उनका शुरू हो चुका है। वहीं पर जो इस्लामाबाद में दीगर शहरों से लोग घूमने फिरने के लिए आए हुए थे, जैसे लाहौर, एबटाबाद और दीगर शहरों से बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद में सैरो तफरी के लिए आए हुए थे, वो भी अब वापसी का सफर तय कर रहे हैं, क्योंकि अब ईद मुकम्मल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और ईद के बाद वर्किंग डे स्टार्ट हो चुका है। तो लोगों की ये कोशिश है कि वो वक्त पर जो है वो अपने अपने शहरों में पहुंचे, ताकि जैसे ही वर्किंग डे स्टार्ट हो तो वो अपने दफातर में जा सकें। इसीलिए इस वक्त मैं फैजाबाद अड्डे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। तो वहीं दीगर शहरों में जाने वाले लोगों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर बसों का इंतजार करते हुए हमें नजर आ रही है। जी, ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म होने के बाद परदेसियों की अपने आबाई इलाकों से मुख्तलिफ शहरों की जानिब वापसी का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहीद गुजर लाहौर के एक बस अड्डे पर मौजूद हैं। मजीद उनसे बात करते हैं। जी वहीद। जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त बंद रोड सिटी टर्मिनल पर मौजूद हैं। यहाँ पर परदेसी जो कि ईद की छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने अपने आबाई इलाकों में गए थे, उनकी वापसी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद नहीं है, बहुत कम से तादाद में हमने देखा कि परदेसी इस वक्त वापसी के लिए जो है बस अड्डों पर हमें देखने को मिल रहे हैं। मगर क्योंकि जब भी परदेसी अपने घरों में जाते हैं ईद की छुट्टी के हवाले से, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि एक आध छुट्टी जो है उसको साथ मिला लिया जाए। बहुत से परदेसी से हमारी बात हुई, कुछ ऐसे परदेसी थे जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने काम काज के लिए जो है शहर का रुख करते हैं पंजाब के मुख्तलिफ अजला से, वो अलबत्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। जो ऐसे परदेसी जो 15 दिन या महीने बाद जो वापस जाते हैं, अलबत्ता उनकी जानिब से ये कोशिश ज़रूर की जा रही है कि मज़ीद जो है 1 से 2 छुट्टियाँ जो हैं वो ऐड कर ली जाएँ, ताकि इतवार की छुट्टी भी दरमियान में आ जाए और ज़्यादा वक्त जो है अपने फैमिली और बच्चों के साथ गुजार सकें। वापसी शुरू हो चुकी है, बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, अलबत्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे हल्के हल्की तादाद में, कम तादाद में जो है परदेसी वापस आ रहे हैं और शहर की रौनकें जो मांद पड़ गई थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता परदेसी की वापसी से बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। जी, और पेशावर में मौसम गर्मा में भी गैस के बहरान पर काबू न पाया जा सका। शहरियों का कहना है कि कई घंटों तक गैस न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं नवाब शेर। जी नवाब।
जी बिल्कुल, पेशावर में गैस का बहरान मुसलसल जारी है और गर्मी होने के बावजूद शहर में घंटों घंटों गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, गर्मी होने के बावजूद गैस नहीं है, क्या कहें? जिस तरह रमज़ान में भी गैस नहीं था, कुफियत का सामना करना पड़ रहा था, ईद भी गुजर गई है, ईद में भी गैस नहीं होती थी। अब ईद की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, गैस होता नहीं है, घंटों घंटों नहीं होते, भारी भरकम बिल भी आ जाते हैं, बिल भी अदा करने पड़ते हैं, गैस न होने से मुश्किलात भी होती हैं। तो इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि गैस जो है हमें मुहैया किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो लाजमन हमें जो है मजबूरी के तहत एहतजाज करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहरियों का यही कहना है कि ईद पर भी जो है वो गैस नहीं थी और अब भी गैस नहीं है, जिसकी वजह से उनको शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। और बार बार महकमे से गैस को कहा भी गया है कि इस मसले को हल करे, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा और गैस का बहरान जो है वो रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तो यही वजह है कि शहरियों ने धमकी दी है कि अगर ये गैस का मसला हल ना हुआ तो वो शदीद एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। जी, कोयटा का रुख करें, जहां पे मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। मुख्तलिफ बाजारों में मुर्गी का गोश्त 600 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त होने लगा। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद फैज़ान खान से। जी फैज़ान। जी हाँ, बिल्कुल, कोयटा शहर में मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। कोयटा शहर की मार्केटों में मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है 580 से 600 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो दीगर मोहल्ले की दुकानें हैं वहाँ पर भी 30 से 50 रुपये मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। यहाँ पर हमने दुकानदारों से बात की है, उनका यही कहना है कि मुर्गी का जो गोश्त है वो कोयटा में और पूरे बलूचिस्तान में जो है सिंध और पंजाब से आता है और कीमतों का तयन भी जो है वहीं की पोल्ट्री फार्म्स करती है, जिसकी वजह से कीमतें जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में मज़ीद इम्कान है कि मुर्गी की गोश्त की कीमतों में इजाफा हो। दूसरी जानिब जो शहरी है वो भी खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि पहले मुर्गी का गोश्त जो था वो एक आम आदमी ख़रीद सकता था, लेकिन अब मुर्गी की गोश्त भी जो है उनकी क़ुव्वत ख़रीद से जो है बाहर होता जा रहा है। शहरियों ने इंतज़ामिया से हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुर्गी की गोश्त की कीमतों को बरकरार रखने के लिए कोई चेक एंड बैलेंस कायम करने के लिए कोई इक़दाम करे, ताकि आवाम को जो ये बढ़ती महंगाई है इससे थोड़ा रिलीफ मिल सके। जी। और गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा में नामालूम मुल्ज़िमान ने खातून की लाश को कब्र से निकालकर बेहुरमती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। डीपीओ गुजरात ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी सदर और एसएचओ टांडा को फौरी मौके पर भिजवाया। फॉरेंसिक की टीम ने शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक जवां साल माजूर लड़की को गुज़िश्ता रोज़ दफनाया गया था। पुलिस ने नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कराची में पोर्ट कासिम तारिक होटल के करीब झाड़ियों से बैग बरामद हुआ। बैग के अंदर से 20 से 25 साल लड़की की तशद्दुदज़दा लाश बरामद हुई है। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों पर मजालिम का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाई में काबिल सहियोनी फौज ने मस्जिद अक्सा के अहाते में फलस्तीनी खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से सारिफीन इसराइली फौज के इस इक़दाम पर शदीद रद्द अमल दे रहे हैं। चीन के मरकजी शहर चांगशा में 6 रोज पहले गिरने वाली 6 मंजिला इमारत के मलबे तले दबकर हलाक होने वालों की तादाद 53 हो गई है। मलबे से गुज़िश्ता रोज एक खातून को जिंदा भी निकाल लिया गया है, जबकि रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से इमदादी कार्रवाई के दौरान 10 लापता अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इमारत मुनहदम होने की वजह से जानने के लिए तहकीकात जारी है और इस हवाले से कुछ अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। इमारत की तामीराती मेयार को भी वजह हादसे की अहम वजह करार दिया जा रहा है। एशियन गेम्स 2022 को मुलतवी कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में होने वाली एशियन गेम्स कोरोना वबा के बायस मुलतवी किए गए। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के ओहदेदार ने 10 सितंबर से 25 सितंबर को मुनक्कद होने वाले मुकाबलों को मनसूख किए जाने की तस्दीक की है। जीटीवी पाक फौज के शोहदा को ईद के मौके पर सलाम पेश करता है। जीटीवी की टीम मुठभेड़ एयरफोर्स कैंप का दिफा करते हुए शहीद होने वाले कैप्टन सैयद असफंदयार बुखारी के घर पहुंच गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जीटीवी की टीम ईद के मौके पर पाकिस्तान के बहादुर सपूत कैप्टन असफंदयार बुखारी के घर पहुंची। कैप्टन सैयद असफंदयार बुखारी मुठभेड़ एयरफोर्स कैंप का दिफा करते हुए शहीद हुए थे। बेटे की शहादत की दास्तान सुनाते हुए शहीद के वालिद डॉक्टर फैयाज ने जीटीवी की टीम को बताया कि मुठभेड़ हमला गुज़िश्ता 16 बरस के दौरान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हमला था। उन्होंने बताया कि असफन ने इस ऑपरेशन की कमांड की और इसके सिर्फ 2 जवान जख्मी हुए। असफन ने
तमाम 13 दहशतगर्दों को मार दिया। इसफन ने आखिरी फोन जो किया अपने कमांडर को बताना के लिए कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, वो है 8:07 कि तमाम दहशतगर्द मार दिए गए, ऑपरेशन खत्म हो गया, कमांडोज को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब सारे लोग इसफन को मुबारकबाद देने आ गए कि सर कमाल हो गया कि हमारा तो कोई भी शहीद नहीं है और हमने ये सारी इनको मार दिया है, 13 के 13 बंदे मार दिए गए, तो उस वक्त इसफन ने देखा, ही वॉज ईगल आई कि लतीफ बैरक कमरा नंबर 4 उसमें एक मूवमेंट है। तो इसफन ने कहा कि इसमें एक है, एक रह गया। इसफन ने उसे फुल ब्रस्ट मारा, वो पीछे गिरा, जो पीछे गिरा उसकी गन ऊपर आई, उसमें से एक गोली निकली जो इसफन को अंदर लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे लगी। तो अल्लाह ताला इसफन से बहुत खुश हुए उसकी एक्शन से, तो उन्होंने शहादत का रुतबा उसे दे दिया। बेटे की शहादत पर वालदा भी नाज करती हैं। शहीद असफन यार बुखारी के वालिदैन का GTV की टीम से गुफ्तगू में कहना था कि असफन को बचपन से ही शहादत का शौक था। एक तो क्या 1000 बेटे भी होते तो मुल्क पर कुर्बान कर देते। अली का बेटा, हुसैन का बेटा खून में शुजाअत लेकर पैदा होता है और फिर अगर उसको कुरान और सुन्नत की रविश पे परवरिश किया जाए तो फिर वो इसफन यार बनता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बहादुरी की शानदार मिसाल कायम करने पर शहीद सैयद असफन यार बुखारी को तमगा जुर्रत से भी नवाजा गया था। JTV मुल्क पर अपनी जान निछावर करने वाले पाक फौज के तमाम शोहदा को खराज अकीदत और सलाम पेश करता है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।